हेलो एवरीवन। आज है हमारा ये यूजीसी नेट एनटीए नेट का फर्स्ट पेपर, जो कि शिक्षण शोध अभियोगिता टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स का 54 पेपर सेटों का ये पूरा सेट है, जो कि हम नेट के पेपर के लिए प्रिपरेशन करेंगे, इसकी रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस इन 3 सालों में पूछे गए जब से कि ये पेपर कंप्यूटराइज्ड हुआ है। हमारे पास है 2018, 2019 और 2020 के पेपर सेट्स। इन्हीं को हम देखेंगे, इन्हीं को हम रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैं एक बार बता दूं कि वीडियो क्वालिटी जैसे मैं अपलोड करती हूँ तो उसकी ख़राब हो जाती है। आप अपनी फ़ोन की वीडियो क्वालिटी 720 कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पिक्चर दिखाई देगी। अदरवाइज अगर आप सुनेंगे भी तो रिवीजन आपका हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद रिवाइज कर लीजिए तो हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। ये है 24 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का पेपर सेट। ठीक है, इससे पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट डाल चुकी हूँ 24 सितंबर 2020 का ही। ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर सेट है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षण के टीएल मॉडल का अर्थ है। टीएल मॉडल मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित है। जो टीएल मॉडल है वो क्या कहता है कि शिक्षण और अधिगम दोनों अभिन्न रूप से संबंधित हैं, कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षण का एलटी मॉडल यही हमें समझाता है कि विद्यार्थी के बिना टीचर अधूरा है और टीचर के बिना विद्यार्थी अधूरा है। तो ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से, अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगमकर्ता। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित है। क्या कहते हैं कि अधिगमकर्ता की निम्नलिखित विशेषताएं। अधिगमकर्ता में बहुत सारी विशेषताएं होती है, लेकिन जो यहाँ पर लिखी हुई हैं उन विशेषताओं में से हमें उन विशेषताओं की पहचान करनी है जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित है। मतलब जो अपने उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मतलब अपने ही सब्जेक्ट में परिपूर्ण है। तो यहाँ पर कूट दिया हुआ है और कूट में आंसर ए बी सी और ए सी और डी राइट है। तो ए सी और डी को हम देख लेते हैं। ए है तथ्यों और सिद्धांतों पर केंद्रित करता है। ठीक है, जो फील्ड से जुड़ा हुआ इंसान होता है वो तथ्य मतलब बेसिक्स पर ध्यान केंद्रित करता है, तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर है सी, ये है प्रतिस्पर्धा करने को अधिमानता देता है और पसंद करता है कि उससे पहले कौन और उससे पहले कौन, मतलब कंपटीशन करा दे क्लास में ही कि सबसे पहले कौन। एक टेस्ट लिया, 2 टेस्ट लिए, 3 टेस्ट लिए, एक बारी में एक बंदा फर्स्ट आया, दूसरी में दूसरा, तीसरी में तीसरा, तो उनमें कंपटीशन करा दिया, compete करा दिया। ठीक है, सेकंड ये पहला कौन सा अधिगम की विशेषता सबसे बड़ी कौन, जो तथ्यों को सिद्धांतों से जोड़े, तथ्यों और सिद्धांतों पर आपका ध्यान केंद्रित करे। दूसरा कंपटीशन करवाए। और तीसरा यह है स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है या सकती है, कि अपने द्वारा भी हम सूचना को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, जो अधिगम करता है वो खुद से सूचनाओं को व्यवस्थित कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है कि नंबर 1 पर कौन सी आनी चाहिए, नंबर 2 पर कौन सी, थर्ड कौन सी, जैसे कंपटीशन के दौरान मैंने बताया। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन इसकी विशेषता होंगे। क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता स्वतंत्र रूप से रहने पर जोर देता है और शिक्षकों तथा दूसरे अध्यापकों पर कम निर्भर रहते हैं। ठीक है, आसपास के क्षेत्र से अलग स्वयं संचित परिस्थिति में काम करना पसंद करते हैं। यह आपसी स्पर्धा के लिए तथ्यों तथा सिद्धांत आधारित ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, कि ऐसे ही किसी ने बोल दिया उस पर नहीं, बल्कि जो उन्होंने देखा, करके देखा, इम्प्लीमेंट किया, उस पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं।
नंबर तीन में क्या है, नीचे दी गई सूची से किसी प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवीणताएं कौन सी मानी जाती हैं। ठीक है, किसी प्रभावी शिक्षक की शैली कि एक प्रभावी शिक्षक कौन होता है। ठीक है, बेसिक उसकी विशेषताएं हैं। तो इसमें कौन कौन सी उसकी विशेषताएं हो सकती हैं, ए और डी ओनली। जो यहाँ पर दी है वैसे तो बहुत होती है, लेकिन जो यहाँ पर दी है उनमें से हमें निकालना होता है, उनमें से हमें चूज करना होता है, ए और डी ओनली। ए क्या है, व्यवस्थित व्यवहार जिसका अर्थ है क्रमानुसार, स्पष्ट और नियंत्रणाधीन। ठीक है, व्यवस्थित व्यवहार जिसका अर्थ है क्रमानुसार, स्पष्ट और नियंत्रणाधीन। ठीक है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। व्यवस्थित व्यवहार वो जिसे क्रम से लगाया गया हो, स्पष्ट किया गया हो और नियंत्रण में किया जा सकता हो। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी कहता है नम्यता जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। कि क्या क्या होना चाहिए एक टीचर में, यहाँ पर दिया है कि एक प्रभावी शिक्षक की शैलियों में क्या समाहित होना चाहिए। एक, व्यवस्थित व्यवहार करना। व्यवस्थित व्यवहार में क्या, क्रमानुसार, स्पष्ट और नियंत्रणाधीन हो। ठीक है, कि खुद पर भी नियंत्रण रख सके और क्लास पर भी। और दूसरा कौन सा हुआ, नम्यता जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना, विनम्र होना। ठीक है, कि एक टीचर को विनम्र होना भी जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है सूची 1 में मापनी के प्रकार दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। मापनी और उसकी विशेषताएं हम इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि सही उत्तर पर चलते हैं। तो मापनी क्या है, मापनी है केवल एक वर्गीकरण। फिर दिया है क्रमिक, क्रमिक है वर्गीकरण का क्रम, जैसा कि क्रम दिया है तो क्रमिक। ठीक है, फिर आता है अंतराल, वर्गीकरण, क्रम और समान इकाइयां। वर्गीकरण और क्रम के अनुसार समान इकाइयां अलग अलग अंतराल में रख ली जाती हैं, तो ये अंतराल। फिर आता है अनुपात, अनुपात में क्या है, वर्गीकरण, क्रम, समान इकाइयां और निरपेक्ष शून्य। ठीक है, मापनी केवल वर्गीकरण है, क्रमिक वर्गीकरण और क्रम दोनों चीजें आ जाती हैं इसमें। अंतराल, अंतराल है वर्गीकरण, क्रम और समान इकाइयां। फिर अनुपात है वर्गीकरण, क्रम, समान इकाइयां और निरपेक्ष शून्य। ठीक है, ऐसे मापनी के प्रकार चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि नीचे दिए गए पहला अभिकथन, असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन है अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए शिक्षण अवधि में आईसीटी का अनुप्रयोग सुसंगत होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, रीजन देते हैं शिक्षण अवधि में अधिगम परिणाम आईसीटी के अनुप्रयोग पर निर्भर होते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका ए सही है, असर्शन सही है, लेकिन इसका जो रीजन है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ टीचर, एक शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है। यह किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित होगा, यह किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित होगा। तो इसका आंसर है अनुपयुक्त अनुसंधान, अनुपयुक्त अनुसंधान। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कथन 1 और कथन 2। कथन 1 क्या कहता है, समस्त
अनुसंधान किसी सिद्धांत के निर्माण द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि करते हैं। समस्त अनुसंधान किसी सिद्धांत के निर्माण में ज्ञान कोश में वृद्धि करते हैं। क्या ये सही है? नहीं, हमें तो नहीं लगता। फिर क्या है कथन सही? सेकंड क्या कहता है? क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान मूल रूप से प्रचलित परिपाटियों को उन्नत बनाने पर केंद्रित होता है। बिल्कुल सही है। तो कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसको भी सही आंसर कोई देख लेते हैं। शोध समस्या क्या है? शोध प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाता है। ठीक है, हमें रिसर्च जिस क्वेश्चन की करनी है तो वो शोध समस्या हमारी कहलाती है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिन्हें हम शोध प्रश्न बना सकते हैं। तो शोध प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाता है वो है शोध समस्या। दूसरा है शोध परिकल्पना, किसी शोध प्रश्न का कोई अंतिम समाधान या उत्तर। ठीक है, किसी शोध प्रश्न का अंतिम समाधान या उत्तर जिसकी जांच हो सकती है। ठीक है, वो परिकल्पना शोध परिकल्पना कहलाता है। फिर है अध्ययन प्रतिदर्श, ये है किसी परिभाषा समुच्चय या समग्र में लिया गया उपसमुच्चय। ये प्रतिदर्श कहलाता है। किसी परिभाषा समुच्चय समग्र में लिया गया उप समुच्चय के, जैसे आम की पेटी है, सेब की पेटी है, तो उसमें से एक को निकालेंगे और एक को चक्कर देखेंगे कि वो कैसा है और सारी पेटी को इस तरह का बोल देंगे। तो ये है अध्ययन प्रतिदर्श। तो नेक्स्ट है नंबर डी है इसमें शोध उपकरण। शोध उपकरण क्या है? प्रविधियां जिनका प्रयोग करके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनर, तो ये सभी प्रविधियां हैं जो शोध में यूज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध में अपनाए जाने वाले सोपान निम्नानुसार है। अभी लास्ट जो हमने पेपर सेट देखा उसमें भी यही क्वेश्चन था। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध में अपनाए जाने वाले सोपान निम्नानुसार है, मतलब कौन कौन से हैं। तो एक सेकेंड, तो इसका होगा सबसे पहले शोध समस्या को अभिज्ञात करना। ठीक है, पहले प्रॉब्लम को पता करना और परिभाषित करना। फिर आता है हाइपोथेसिस का परिकल्पना निर्माण और बेसिक स्टेप तो सोशल रिसर्च के बिल्कुल पक्के से याद कर लेना, इनका तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। परिकल्पना निर्माण और शोध का अभिकल्प विकसित करना। फिर आता है ऑप्शन नंबर बी समग्र को परिभाषित करना और उससे उपसमुच्चय निकालना। फिर आता है सी समुचित शोध उपकरणों अनुप्रयोगों द्वारा आंकड़े संग्रहण करना, तत्पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण करना। और फिर आता है ई शून्य परिकल्पना के माध्यम से मुख्य शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शोध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श तकनीक में इकाइयों को निकालने में यादृच्छिकरण और समान संभावना होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फिर से कूट के द्वारा दिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा स्तरित प्रतिदर्श चयन। तो ये कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, मतलब चीज़ों को अलग अलग करना। और ऑप्शन नंबर ई गुच्छ प्रतिदर्श चयन, मतलब क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है क्वेश्चंस का सेट, जो कि क्या है? ये गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश में से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मैं गद्यांश नहीं रीड करूंगी, बस क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से कीमत को महत्वपूर्ण समझा जाता था क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। इससे क्रेताओं को विकल्प उपलब्ध होते हैं, इसलिए ऐतिहासिक रूप से कीमत को महत्वपूर्ण समझा जाता था। ठीक है, एक बार पेज चेंज कर लेती हूँ। 8
8, अच्छा 8 दो बार है ये पेज। ठीक है, पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ से नेक्स्ट पेज चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने रीड किया। ऐतिहासिक रूप से कीमत को महत्वपूर्ण समझा जाता था क्योंकि क्या है, इससे क्रेताओं को विकल्प उपलब्ध होते थे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, कीमत विपणन मिश्रण में अन्य तत्वों से भिन्न क्यों है? तो इसका आंसर होगा यह आय अर्जित करती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, कीमत निर्धारण के संबंध में कुशल प्रबंधकों का दृष्टिकोण क्या होता है? कीमत निर्धारण के संबंध में कुशल प्रबंधकों का दृष्टिकोण क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है उपभोक्ता मूल्य के लिए एक कार्यनीतिक साधन। यह उपभोक्ता मूल्य के लिए एक कार्यनीतिक साधन है। नेक्स्ट है उत्पाद या सेवा 14, उत्पाद या सेवा के लिए कीमत निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक है? आंसर होगा इसका उपभोक्ता का मूल्य अवबोधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, उत्पादों एवं सेवाओं की कीमत प्रभावित या निर्धारित करने वाले अन्य कारक कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी। ए क्या है? ए है प्रतिस्पर्धियों की रणनीति, बी है समग्र विपणन मिश्रण और सी है बाजार का प्रकार। कि बाजार का प्रकार भी देखना होता है कि वो किस प्रकार का है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 16, जब संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की अनोन्य क्रिया को बढ़ाती है तो वह होती है, तो वह क्या होती है? तो वह मनोवैज्ञानिक होती है। जब संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की अनन्य क्रिया को बढ़ाती है तो वह मनोवैज्ञानिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है ये देख लेते हैं। कक्षा संप्रेषण होता है। कक्षा संप्रेषण क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर सी दिया है, ए इसका राइट आंसर है। ए और सी, लक्ष्य उन्मुख। कक्षा संप्रेषण क्या होता है? लक्ष्य उन्मुख, कि उनके पास एक लक्ष्य होता है। और ऊर्ध्वाधर और सहयोगात्मक। एक तो गोल ओरिएंटेड होगा और दूसरा होगा कैलाब्रेटेड। ठीक है, तो सहयोग देने वाला और लक्ष्य की ओर प्रेरित करने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ये है अभिकथन और तर्क, असर्शन और रीजन। तो पहला क्या है? असर्शन क्या दिया? किसी समस्या को बढ़ने देने से प्रभावी संप्रेषण में सहायता मिलती है। किसी समस्या को बढ़ने देने से प्रभावी संप्रेषण में सहायता मिलती है। क्या ये सही है? ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा कि समस्या को बढ़ने देने से प्रभावी संप्रेषण में कहीं सहायता मिलती है, तो ये गलत है। और फिर क्या आता है? एक कुशल संप्रेषणकर्ता कक्षा में समस्या के अनियंत्रित हो जाने से पहले उसका समाधान करेगा। बिल्कुल कुशल जोड़ दिया ना, संप्रेषणकर्ता अगर कहते तो ना भी होता, लेकिन कुशल, एक कुशल संप्रेषणकर्ता कक्षा में समस्या के अनियंत्रित हो जाने से पहले उसका समाधान खोजेगा। बिल्कुल सही है, तो एक गलत है और रीजन जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो हम सही को देख लेते हैं। यह है शब्दार्थक। शब्दार्थक क्या है? त्रुटिपूर्ण संदेश। मनोवैज्ञानिक निकृष्ट कोटि की अवधारणा होती है मनोवैज्ञानिक। व्यक्तिगत समय का अभाव जो है वो व्यक्तिगत है। भौतिक है सारणी चैनल में भौतिक स्पष्टता का अभाव, ये भौतिक से जुड़ी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट 1 है और 2 है, तो देखते हैं कौन सी सही है और कौन सी गलत है। यहाँ पर है संकेतों और प्रतीकों का अर्थ उन्नत करने में आंतरिक संबंध होता है। बिल्कुल, संकेतों और प्रतीकों का अर्थ उन्नत करने में आंतरिक संबंध होता है, बिल्कुल सही है। फिर है यह इन संबंधों के माध्यम से संकेतों के नेटवर्क के कारण संभव होता है।
बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कहता है कि एक व्यक्ति 22 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में आरंभ में चलकर और तत्पश्चात धीमी दौड़ से क्रमशः 4 किलोमीटर घंटा और 10 किलोमीटर घंटा की गति से तय करता है, उसके द्वारा चलकर तय की गई दूरी कितनी है? तो इसका आंसर होगा 12 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पेपर पेंसिल लेकर तब समझने के हैं, तो इन्हें हम ऐसे ही शॉर्टली रीड करते चलते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 22, यह एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 6 अधिक है यदि अंश में 4 की वृद्धि की जाती है और हर में से 8 घटाया जाता है तो संख्या 5/3 हो जाती है। मूल परिमेय संख्या क्या है? तो इसका आंसर दिया हुआ है 11/17। नेक्स्ट है निम्नांकित संख्या श्रृंखला पर विचार कीजिए। तो इस संख्या पर हम अगर विचार करते हैं तो ये आता है ऑप्शन नंबर, क्या कहते हैं, 0 से 6 हुआ, 6 से 24, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 4 गुना बढ़ रहा है, 24 से 60, 60 से 120, 6 दूनी आ रहा है यहाँ पर 120 और फिर वहाँ से 210 जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है हर एक क्वेश्चंस की, तो आप देख सकते हैं इसको। फिर आते हैं दो जल पाइप आदि अलग अलग चलाए जाएं तो एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को टंकी को भरने के लिए एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? आंसर है 6 मिनट। नेक्स्ट है निम्नांकित शब्द श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा? निम्नांकित श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा? यहाँ पे दिया हुआ है ACG, CEGI, EGIK और GIKM। तो इसका नेक्स्ट क्या होगा ये हमें देखना है। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा IKMO। पहला ए से शुरू हुआ है, दूसरा सी से शुरू हुआ है, फिर थर्ड नंबर किससे शुरू हुआ? ई से शुरू हुआ, फिर 4 जी से शुरू हुआ, जी के बाद क्या आना है? आई। ठीक है, तो नेक्स्ट है IKMO। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? रीजन और असर्शन आ गया। हाँ भैया, असर्शन देख लेते हैं क्या है। ये कहता है द्रव्य स्वकारित, स्वधारित और स्व अस्तित्व वाला होता है। द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं कि द्रव्य जो है वो स्वकारित, स्वधारित और स्व अस्तित्व वाला होता है। सही है। फिर क्या आता है? रीजन क्या देते हैं? रीजन कहाँ पे गया? रीजन अन्य कारक, यह द्रव्य अन्य कारक स्रोतों द्वारा कारित नहीं होता बल्कि किसी अन्य द्वारा धारित होता है और उसमें भी अस्तित्व होता है, ऐसा नहीं है। तो ये गलत है। ए सही है और आर इसका गलत है। नेक्स्ट फिर से ये आता है रीजन और असर्शन, अभिकथन और तर्क। अभिकथन देख लेते हैं। सभी प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप से मुक्त और पृथक प्रतीत होते हैं। वे संयुक्त होते हैं परंतु अनिवार्यतः संबंधित नहीं होते। तो नेक्स्ट क्या है? बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट को देख लेते हैं। इसका रीजन क्या दिया इन्होंने? चूंकि कठोरता का प्रत्यक्षीकरण उसके रंग से अनिवार्यतः संबंधित नहीं है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षीकरण दुर्बल रूप से संबंधित है। कह सकते हैं क्योंकि कलर जो है वो कुछ भी हो सकता है। डेंटिंग पेंटिंग कैसी है और अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है वो
नहीं बताया जा सकता। नेक्स्ट है कथन और कारण। अभिकथन कहता है यदि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी होगी। श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या कहते हैं, श्रुति वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है जबकि स्मृति दार्शनिक विचारों का एक अनुप्रयोग है। बिल्कुल सही है दोनों। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, किसी सुस्पष्ट वाक्य की मात्रा और गुणवत्ता निम्नलिखित का निर्णय करती है। किसी सुस्पष्ट वाक्य की मात्रा और गुणवत्ता निम्नलिखित का निर्णय करती है। निम्नलिखित का निर्णय किस किस का निर्णय करती है? ऑप्शन नंबर सी अवस्था का, मूड का निर्णय करती है, मूड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किसी सुस्पष्ट तर्क वाक्य की आकृति का निर्णय करता है? तो इसका आंसर होगा मध्यम पद, मध्यम पद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ये क्या कहता है, 31 से 35 तक ये डाटा टेबल पर डिपेंड करते हैं। डाटा टेबल यहाँ पर दी गई है। निम्नांकित तालिका पर विचार करें जिसमें से 2015 से 2019 तक के 5 वर्षों के दौरान 4 देशों XYZ के लिए स्थापित। ठीक है, ये भी पेपर पेंसिल वाला क्वेश्चन है। 5 के 5 कितने, हाँ 5 के 5 क्वेश्चन है। ये भी कॉपी पेंसिल लेकर बैठना, अपनी वीडियो क्वालिटी सही करना, इसको देखना तब करना। ठीक है, ये है वर्ष 2016-17 के बीच किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा Z। आप लोग देख लेना एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट है कौन से देश 32 कौन से देश ने वर्ष 2015 के संदर्भ में 2019 तक अधिकतम वृद्धि दर्ज की? तो आंसर होगा Z। नेक्स्ट है देश Y के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता की औसत वार्षिक वृद्धि कितनी रही? तो इसने दिया ऑप्शन नंबर बी 12.77%। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है, यह है पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में किसी दिए गए वर्ष में किन देशों ने अधिकतम वृद्धि दर्ज की? तो इसका आंसर होगा X और Z। ठीक है, X एंड Z ने। नेक्स्ट है सभी चारों देशों को मिलाकर वर्ष 2015 के संदर्भ में वर्ष 2019 में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में समग्र वृद्धि कितनी प्रतिशत रही? तो ऑप्शन नंबर बी 91.11% रही। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन नंबर, ये है BIOS परिवर्णी शब्द का पूरा रूप क्या है? BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट और S फॉर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होता है क्या? कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होता है मॉनिटर तथा CPU। नेक्स्ट चलता है प्रदत्त प्रदर्शीकरण हेतु निम्नांकित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर सी पाई चार्ट तथा बार चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कथन और कारण। वर्तमान में संप्राप्ति हेतु बहुत से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं तथा उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। वर्तमान में संप्राप्ति हेतु बहुत से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं तथा उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है।
बिल्कुल अपने आप में सही है। फिर क्या है, दूसरा क्या है, तर्क। हाँ, ये आता है, इस प्रकार के बहुत से पाठ्यक्रम में से सही पाठ्यक्रम का चयन एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों अपने आप में अपनी अपनी जगह दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर। 40 नंबर क्या कहता है, AF प्रणाली निम्नांकित में से किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है। AF प्रणाली निम्नांकित में से किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है, AF प्रणाली में हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 4 में वर्ष 1990 और 2015 के बीच 5 वर्षों से कम आयु की बाल मृत्यु दर में प्राप्त की जाने वाली लक्षित कमी कितनी थी। तो इसका आंसर होगा 2/3। लक्षित कमी कितनी थी, 2/3। क्वेश्चन नंबर 42, सही को देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलती है, पर्यावरणीय प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में वैश्विक तपन को बढ़ाना। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड विषैला तथा श्वसन संबंधी रोगों का कारण। नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का निर्माण। बेंजीन और हाइड्रोकार्बन्स ये है विषैले तथा कैंसर कारक। फिर आता है 43, देशों के वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में उनके योगदान के अवरोही क्रम की पहचान करें। तो अवरोही क्रम मतलब जो भी देश है वैश्विक तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के क्रम को बताना है। तो इसका आंसर होगा वर्ष 2019 के अकॉर्डिंग CO2 उत्सर्जन का हिस्सा बने सबसे पहले चीन, फिर यूएसए, फिर भारत, रूस और जापान। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या कहता है, कथन और कारण है। कथन को देख लेते हैं। उपयुक्त अभिकल्प अपेक्षाओं सहित कोई पवन चक्की 60% से 65% की कार्यकुशलता पर प्रचालन के लिए निर्मित की जा सकती है। एक सेकेंड, क्या कहता है कि उपयुक्त अभिकल्प अपेक्षाओं सहित कोई पवन चक्की 60% से 65% तक की कार्यकुशलता पर प्रचालन के लिए निर्मित की जा सकती है। ये तो सरासर गलत है। फिर क्या है, इसका रीजन क्या देते हैं, पवन चक्की की कार्यकुशलता उसके अभिकल्प प्रचालों पर निर्भर करती है। ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा कि ए गलत है, लेकिन आर जो है वो सही है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है, नीचे दिए गए आपदा न्यूनीकरण उपायों में से उस उपायों को अभिज्ञात करें जिन्हें असंरचित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाढ़, ऑप्शन नंबर ए कि भूमि प्रयोग क्षेत्र निर्धारण, एक तो ये, और डी ऑप्शन है इसमें बीमा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी और डी सही होंगे इसके। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भूमि प्रयोग क्षेत्र निर्धारण और बीमा कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट है 46। 46 में क्या दिया है कि यूरोप के सामंतवादी समाज में उच्चतर स्तर पर उदारवादी शिक्षा के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को चतुष्ट के अंतर्गत वर्गीकरण
किया गया है। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी अंकगणित, डी खगोलिकी और ई म्यूजिक। इन तीनों के द्वारा यूरोप के सामंतवादी समाज में उच्चतर स्तर पर उदारवादी शिक्षा के निम्न क्षेत्रों को चतुष्ट के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, अंकगणित, खगोलिकी और संगीत को। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 2003 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम कार्यक्रम NPTEL को निम्नलिखित की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंजीनियरिंग शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र 48 क्वेश्चन नंबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित समपोषणीय विकास लक्ष्यों को कब तक प्राप्त किया जाने का उद्देश्य है? SDG। तो इसका आंसर है 2030 तक। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी है, अपनी वीडियो क्वालिटी अच्छी करके इसको एक बार ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट आता है 49 क्वेश्चन नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो हम सही को देख लेते हैं। ये है पद्धति 1, पद्धति 2, पद्धति 3 और पद्धति 4। पद्धति 1 में है सीमा पार आपूर्ति। इसका आंसर है ICT के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा, आभासी शिक्षा, कॉर्पोरेट परीक्षण। पद्धति 2 है विदेश में खपत। कोई विद्यार्थी अध्ययन के लिए किसी पाठ्यक्रम, डिग्री, कार्यक्रम में नामांकन के लिए दूसरे देश जाता है। फिर है पद्धति 3 वाणिज्यिक उपस्थिति, भाषा प्रशिक्षण कंपनियां, स्थानीय विश्वविद्यालय और सैटेलाइट कैंपस। पद्धति 4 प्रकृति व्यक्तियों का आवागमन, विदेशों में अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे प्रोफेसर, शिक्षक और शोधकर्ता। क्वेश्चन नंबर 50 है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। एक पुस्तक भी ज़रूर आती है, पुस्तक का क्वेश्चन जब से ये 2008 से स्टार्ट हुआ है तब से एक पुस्तक वाला क्वेश्चन भी ज़रूर ऐड करते हैं। तो जितनी भी इसमें पुस्तक आएंगी हम उसकी लास्ट में जाके एक लिस्ट बनाएंगे कि पुस्तकें कौन कौन सी आ रही हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है तो रिपीटेशन का इतना इश्यू नहीं है। देखते हैं कितने क्वेश्चन हमें रिपीट मिलते हैं। अभी एक क्वेश्चन मिला था फाइनली कंफर्म्ड, और ये भी है कि बेसिक उस पॉइंट से क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है, तो इन चीज़ों को भी देखेंगे, इन पर भी फोकस करेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, अभी तो ये बुक का था। और जो भी NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट पेपर है, बेसिकली सब्सक्राइब करो चैनल को, परिवार का हिस्सा बनो। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ साथ गुड नाइट ऑल ऑफ यू। एक लड़की का मुझे अभी कमेंट आया था, उसकी वजह से मैंने वीडियो अभी बनाई है, नहीं तो मैं इसको सुबह बनाती। ओके चलो, थैंक यू उस गुड़िया को भी जिसने मुझे कमेंट किया। ओके बाय।